में हम लोग आज बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे और पूरे इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप किसी भी लेवल के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप माध्यमिक से शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये वीडियो खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। परचिनकारी यानी पिट्रा डिओरा निम्न में से किससे संबंधित है? परचिनकारी यानी पिट्रा डिओरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है परचिनकारी यानी पिट्रा डिओरा, परचिनकारी यानी पिट्रा डिओरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें पहली बार पिट्रा डिओरा इसका जो प्रयोग किया गया था, ये रोम में प्रयोग किया गया था। रोम जो इटली की राजधानी है रोम, इसी रोम में पहली बार पिट्रा डिओरा का प्रमाण मिला है। और इसका जो लगभग 1500 ईस्वी में आसपास में इसका वहाँ पर प्रयोग किया गया था। और भारत में 1600 ईस्वी में यूरोप से भारत में मुगल दरबार में पिट्रा डिओरा का ये आयाम पहुंचा था, इस कला का पहुंचा था। और इसी पिट्रा डिओरा का सबसे जो बड़ा सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है वो ताजमहल है। ताजमहल में भी इसी पिट्रा डिओरा का उदाहरण मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो अकबर ने, ध्यान रखिएगा, अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। वैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर। तो याद रखिएगा चित्रकारी के स्वर्णकाल के नाम से जाना जाने वाला मुगल शासक का शासनकाल है वो जहांगीर का। वैसे प्रश्न में जो पूछा गया है किस मुगल शासक के चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, वो अकबर ने कारखाने बनवाए थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा हुमायूं के शासनकाल से ही चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल से ही चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर ने अपने शासनकाल के अंदर चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए और मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बंगाल में द्वैध प्रणाली यानी इसी को बोल सकते हैं द्विशासन प्रणाली। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली ये जो लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ध्यान रखिएगा बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, और इसी बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लागू किया था। और इस द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त किसने किया? तो 1772 में, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन को अंत करवाया था। वैसे सवाल जो पूछा गया है, बंगाल में द्वैध शासन यानी द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला सवाल है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से गए थे स्वामी विवेकानंद, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद के बारे में बात करें तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के वारानगर में हुआ था। विवेकानंद को स्वामी का जो उपाधि दिया था, ये भी ध्यान रखेगा, राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह। राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही विवेकानंद को स्वामी का उपाधि दिया था।
और इसी अजीत सिंह के सहयोग से 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से गए थे। शिकागो किस देश में, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, और इसी शिकागो शहर में 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद गए थे। अगला सवाल है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां पर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कहां पर किया गया था? इलाहाबाद में। और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास थे, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। अगला सवाल, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना की थी दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बॉन्डीवास का युद्ध 22 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1760 ईस्वी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। तो फ्रांसीसी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बॉन्डीवास का युद्ध 22 अक्टूबर 1760 को फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किस अभियान ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? पृथक निर्वाचन मंडल का जो आरंभ किया था वो क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो 1909 देखिए ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। और इसी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया था, मुस्लिम लीग को अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों ये सवाल पूछ लिया क्षेत्र। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये जो क्षेत्र था ये सिंहभूम का क्षेत्र था। सिंहभूम, रांची, ये सभी क्षेत्रों में हुआ था 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और वीर कुंवर सिंह, ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर के ये जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। इसी वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में जो नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों से जबरदस्ती, इन नील की खेतों से उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। इससे किसानों में बहुत असंतोष का भावना फैल गया था। इसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी को किसानों की दशा को उबारने के लिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को। तो राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी पूछा गया है। दोस्तों प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। राजगीर यानी राजगृह है। तो ये राजगृह तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रारंभिक राजधानी तो वो राजगृह ही थी। गिरिब्रज या राजगिरी, आप आंसर कर सकते हैं गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों में से कोई नहीं है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध की एक और राजधानी थी पाटलिपुत्रा, और इसके अलावा मगध की राजधानी वैशाली भी बना। लेकिन इसमें जो सवाल में पूछा गया है, मगध की प्रारंभिक राजधानी, पहली राजधानी, प्रथम राजधानी तो गिरिब्रज यानी राजगीर ही था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद के सरस्वती के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? दोस्तों सीधा सवाल है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत में ये चंपारण सत्याग्रह था और 1917 में हुआ था। 1917 में नील की खेती करने के विरोध में अंग्रेजों से इन्होंने सत्याग्रह किया था किसानों के साथ मिलकर, और ये चंपारण बिहार में है, और बिहार आने का निमंत्रण इनको राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। इस तरह से चंपारण से ही भारत में महात्मा गांधी ने इसका सत्याग्रह की शुरुआत किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह इसी चंपारण से किया था। वैसे अगर सवाल आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1906 में किया था, और ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में अगर पूछा जाए तो 1917 और चंपारण आंसर करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत को निशान मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से जूते हुए खेत का निशान मिला है? ये कालीबंगन है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? यानी चौथे बौद्ध संगति के बारे में पूछा जा रहा है। तो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में, और ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इस कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगति भी जान लेते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो 383 ईसा पूर्व, और कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। किनके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो इस तरह से प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था। सावा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, और कालाशोक इस समय शासनकाल में थे। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावा कामी ने, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में या फिर प्रश्न में देखने के लिए 251 भी मिलेगा, 251, 52, तो आप याद रखिएगा 250 के आसपास का समय, 250 ईसा पूर्व के आसपास का समय आप लोगों को ध्यान में रखना है। तृतीय बौद्ध संगति आयोजन हुआ था 250, 51, 52 इस तरह से दिया रहेगा ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस थे। ध्यान रखिएगा तीसरी बौद्ध संगति किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? मोगलीपुत्तिस। और किनके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था कब हुआ था? 250, 51, 52, 53 इस तरह से याद रखिएगा, ईसा पूर्व में याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में हम लोग तो अभी पढ़े ही, वैसे देख लीजिए एक बार फिर से। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में हुई थी, आप इसी को बोल सकते हैं 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था, और ये कुंडल वन कश्मीर में है। इनके जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को चारों बौद्ध संगति के बारे में बता दिए। यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक सवाल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत किस दिल्ली सुल्तान ने
रक्त एवं लौ नीति अपनाई? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सुल्तान बलबन ने रक्त और लौ नीति अपनाई थी, बलबन। तो बलबन ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बात कर ले बलबन के बारे में, तो बलबन दिल्ली की गद्दी पे 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बलबन कब बैठा था? तो 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। और इसी बलबन ने अपने शासनकाल के दरमियान अपने साम्राज्य के लोगों के लिए सिजदा एवं फेबोस प्रथा की शुरुआत किया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सिजदा एवं फेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही अपने साम्राज्य में करवाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के बारे में सवाल में पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध था वो चोल काल था, चोल वंश। चोल वंश का जो शासन काल था वो स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था। चोल काल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा चोल वंश की सेना की सबसे बड़ी विशेषता एक नौसेना से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश की सेना की सबसे बड़ी विशेषता एक सशक्त नौसेना था। और ये क्यों फेमस है? नौसेना के लिए भी फेमस, याद रखिएगा। चोल वंश, चोल वंश की बात करें तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और अपनी राजधानी तंजौर बनाया था। ध्यान रखिएगा, अपनी राजधानी कहां पर बनाया था? तंजौर में। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जिसे मंडलम कहते हैं। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में, जिसे क्या कहता था? मंडलम। सीधा सवाल पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मंडलम का प्रावधान था? मंडलम। तो ध्यान रखिएगा, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था? 6 मंडलों में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में है, 13वां भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का 13वां बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है ये अंडमान निकोबार में। और इसका जो बंदरगाह का नाम होगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और कहां पर? अंडमान निकोबार में इसका निर्माण होने वाला है, 13वां प्रधान बंदरगाह। तो इसमें देखिए कि कहीं पर नहीं है पोर्ट ब्लेयर फिर अंडमान। तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई में चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 13वां बंदरगाह जो बनाया जाएगा वो प्रधान बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में, खनिज और जिले, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, ये कैमूर में पाया जाता है। लाइमस्टोन कहां पर? कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी, ये तो बरौनी में है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर भराई, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर नहीं है। ये जो जोड़ा है ये सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 में, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वेस मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वेस मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तो पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 में, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर ये तो बहती है, त्रिभुवन सारण ये भी है, पूर्णिया भागलपुर, कोसी मगध ये नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं भारत में गंगा नदी, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, गंगा नदी हिमालय से जाकर के बंगाल की खाड़ी से में मिलती है।
गंगा नदी बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है और भागलपुर के नजदीक झारखंड के राज्य में जाके निकल जाती है। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिला अवस्थित है गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति जिले और निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, संथाल बाका ये तो सही है, मुंडा जमुई ये भी सही है, खरवार भागलपुर ये भी सही है, उराव ये सुपौल में नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 7.27 है, यानी 7.2% क्षेत्र पर भौगोलिक क्षेत्रफल वन्य क्षेत्र है। ये 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया था दोस्तों। अगर आप लोगों को 2021 के आधार पर पूछा जाए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो ध्यान रखिएगा ये जो दिया गया है 7.8%, याद रख लीजिएगा, ये बढ़कर कितना हो गया 7.8% भौगोलिक क्षेत्रों पर बिहार के अंदर क्या है वन है। ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर ले जापान की राजधानी टोक्यो ये भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान की बात करें तो जापान के संसद का नाम है डायट। जापान के संसद का क्या नाम है? डायट। और जापान के वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री है फोबियो किशिदो, याद रखिएगा जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोबियो किशिदो। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का ये भाग है। ग्रीनलैंड याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? 2018 तक ये पूछा गया है। 2018 के अनुसार विश्व में निम्न में से किस देश में भारत की आबादी सर्वाधिक है? वो है संयुक्त अरब अमीरात नहीं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक भारतीय लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अकॉर्डिंग देखें, 2020 के अकॉर्डिंग, तो 2020 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक भारतीय जो रहते हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, ये 2020 के अकॉर्डिंग। और 2018 के अकॉर्डिंग संयुक्त अरब अमीरात है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ये चीन में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों। अगर निम्न में से किस देश में सबसे अधिक देश है तो याद रखिएगा अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 54 देश हैं। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं और एशिया में 50 देश है। तो इस तरह से सबसे अधिक किस महाद्वीप में देशों की संख्या है? तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है? मिजोरम में ये प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक आदिवासियों का संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।